बात करें तो आंकड़े मौतों के आंकड़ों को क्यों नहीं उजागर करें, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोग अब कोई किसी को आवाज़ सुनाई ना पड़ रही हो तो उसके लिए हम कान की मशीन तो नहीं ला सकते हैं। आंकड़ा सरकार ने प्रस्तुत कर दिया था और सब आंकड़ा आ चुका है और बार बार सारे टेलीविजन में उसको प्रसारित कर चुके हैं। आज बाराबंकी में जो बजट के बाद का आम जनता के लिए एक ब्रीफिंग का कार्यक्रम पूरे देश में है, उसके अंतर्गत मुझे आज यहाँ पर आना हुआ। ये मेरा सौभाग्य था कि माननीय राज्यसभा में जो बजट के प्रस्तुतिकरण के बाद जो बजट की शुरुआत की जाती है, पहला भाषण, तो ये मुझे पहला अवसर था मेरे लिए कि उसकी शुरुआत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज पूरा देश जब हम आपसे बात कर रहे हैं वो देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश उनके लिए कुर्सी खींचकर सम्मान में लगा रहे हैं। मैंने बजट के उद्बोधन में ये वाक्य इसलिए कहा कि भारत का सम्मान बढ़ा है और शायद इसी कारण दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश भी आज हमारे राष्ट्राध्यक्ष का बहुत सम्मान इस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि ये वही भारत है जहां यहाँ के प्रधानमंत्री जाते थे वो 4-4 दिन तक अमेरिका के राष्ट्रपति मिलते नहीं थे। आज वो हमारे प्रधानमंत्री के लिए गुलदस्ता लेकर खड़े होते हैं। ये एक बढ़ती हुई भारत की शक्ति का प्रतीक है। बजट का जो प्रस्तुतिकरण है उसमें आप जानते हैं कि मध्यम वर्ग आपकी प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में से रहा है और उसके साथ साथ कृषि और किसान, जनजातीय और दलित वर्ग, और इसके साथ साथ उन्होंने युवाओं के रोजगार के अवसरों को बहुत ही अच्छी तरीके से इस बजट ने रेखांकित किया है। ये एक बड़ा अवसर है जब पूंजीगत जो व्यय हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और यही चीज हमारे उत्तर प्रदेश में भी आपको दिखाई पड़ी है कि कुंभ में मैं समझता हूं 80% जो व्यय हुआ है वो पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय मतलब होता है पुल बना दिया, सड़क बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का घाटों का निर्माण कर दिया। वो कई अनवरत तक, कई साल तक चलते रहते हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम सरकार ने किया, ये केंद्र सरकार ने भी किया है। और उसके कारण और मध्यम श्रेणी के जो मध्यम श्रेणी के लोग आयकर में 12 लाख तक की जो छूट दी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें निवेश बढ़ेगा। अब लोगों की जो बचत होगी तो बचत का 2 कारण प्रभाव पड़ता है। एक तो निवेश बढ़ता है और निवेश से बचत होती है, और दूसरा ये होता है कि वो अगर खर्च करता है तो वो बाजार में आता है, और बाजार में जब पैसा आता है तो मांग क्रिएट होती है, और जब मांग क्रिएट होती है तो उसी के अनुसार उत्पादन होता है, और जब उत्पादन होता है तो लाभ की मात्रा बढ़ती है। यानी ये अर्थशास्त्री, बड़े बड़े अर्थशास्त्री अचंभित हैं कि बगैर जो घाटा की मात्रा है उसको बढ़ाए और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए मध्यम वर्ग को, किसान को, युवा को, महिला को, यानी किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, ऐसा संतुलित जो बजट है जो 3 करोड़ लोगों को आवास आवंटित कराता है, तो वो तमाम प्रकार का जो 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए वो उत्प्रेरित करता है, तो वही वो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए लगभग 2 करोड़ अनुसूचित दलित महिलाओं के लिए वो 2 करोड़ का टर्म लोन, यानी उनको उद्योगपति बनाने का सपना प्रधानमंत्री का। लखपति दीदी, नमो दीदी और नारी शक्ति वंदन, यानी महिलाओं को चारों तरफ से एक सशक्त महिला के रूप में बनाना। और मध्यम श्रेणी को दीनदयाल जी बोलते थे, ये एक तरीके का देखा जाए मोदी जी का ये
मार्गदर्शन में बना हुआ ये जो बजट है, ये दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर आधारित है। दीनदयाल जी कहते थे कुएं में कोई व्यक्ति नीचे गिरा है तो नीचे का व्यक्ति ऊपर उठे और ऊपर का व्यक्ति नीचे झुके, दोनों के हाथ मिले और वो बराबर पे आ जाए। यानी नीचे के व्यक्ति को ऊपर उठाने वाला बजट ये है। ऊपर उठाओ, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सेना से गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम वर्तमान सरकार के जो 10-11 साल के कार्यकाल है उसमें हुआ है। और मैं समझता हूं जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास, तो उन्होंने सबके विश्वास को लेकर आज काम किया है। आज मुद्रा लोन को भी 20 लाख रुपए तक कर दिया, 10 लाख से बढ़ा के। यानी लोग छोटे छोटा व्यवसाय करने के लिए जो है वो चले। छात्रों को पढ़ाई के लिए भी लोन उनको विशेष तौर पर मिल रहा है। अब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा हो। आपने कुंभ में देखा होगा कि कितने जहाज अयोध्या में उतर रहे हैं, कितने जहाज वाराणसी में उतर रहे हैं, कितने जहाज कानपुर में उतर रहे हैं, कितने जहाज नेशनल इंटरनेशनल प्रयागराज में उतर रहे हैं और कितने लखनऊ में उतर रहे हैं। क्या आज से आप 10 साल पहले, क्या 8 साल पहले कल्पना कर सकते थे कि प्रयागराज में भी कोई जहाज उतरेगा? अयोध्या में भी एक आधा कभी प्राइवेट प्लेन आ जाता हो तो नहीं। आज अयोध्या का हवाई अड्डा इंटरनेशनल बनाया गया, प्रयागराज का हवाई अड्डा इंटरनेशनल बना है, वाराणसी का तो कायाकल्प हो चुका है। आज तो प्रयागराज का रेलवे स्टेशन भी है, तो लोग शंका करते हैं कि हवाई अड्डा तो नहीं है, इतना सुंदर बनाया। और लखनऊ को तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के बाद अब उसका एक और जिसको बोलते हैं वो आपका जहाज उतरने का उपक्रम एक और जगह पर वो हो, ट्रैक और बने, इसकी तरफ हम आगे बढ़े। तो मैं कह सकता हूँ कि आज जो उत्तर प्रदेश में 2 थे केवल हवाई अड्डे, आज हम 21 हवाई अड्डों का निर्माण की तरफ बढ़े। चारों तरफ, कल तो गडकरी जी आए जैसे पैसे की वर्षा करके गए, कई लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में, बाराबंकी के चारों तरफ, कानपुर के चारों तरफ, लखनऊ के चारों तरफ, यानी लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, ये आपस में एक जिसको बोलते हैं एनसीआर है दिल्ली का, कि नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ सब मिल गए। तो वैसे ही ये पूरा विकास की जो गति है कि कल जो प्रोजेक्ट्स पास हुए हैं, आदरणीय गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी थे, उनमें ये सारी चीज़ें हुई हैं। आज हवाई यात्रा की कनेक्टिविटी बढ़ी है, ट्रेन कितनी सारी चलाई गई, आज 50 करोड़ से ऊपर लोग कुंभ में गए हैं। तो हालांकि मैंने समाचार में पढ़ा, अभी आप लोग में से कोई पूछ रहा था मुझसे कि किसी ने कहा कि वहाँ नहाने से स्वर्ग की प्राप्ति पे किसी ने टिप्पणी करी और उन्होंने कहा कि स्वर्ग हाउसफुल हो गया। ऐसा नहीं है, नरक में भी जगह बहुत खाली बची है और वहां पर जो कुंभ को गाली देने वाले हैं उनकी प्रतीक्षा हो रही है। अब ये मान के चलिए, बीजेपी से विरोध हो सकता है, मोदी जी से विरोध हो सकता है, योगी जी से विरोध हो सकता है, कुंभ से विरोध क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज 50 करोड़ से लोग पहुंचे ऊपर। जो खंड खंड सनातन को करने वाले लोग थे, वो आज देख रहे हैं वहां किसी की कोई जात नहीं पूछ रहा है। आज वो नदी में वहां पर अगर रावत जी नहा रहे हैं तो बगल में पंडित जी और ठाकुर साहब और गुप्ता जी और चौरसिया जी भी नहा रहे हैं, यादव जी भी नहा रहे हैं। जात पात के बंधन टूटे हैं और ऐसा नहीं है, 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया इस कुंभ के आयोजन से उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त होगा। मैं तो कहता हूं कि योगी बाबा बुलडोजर बाबा नहीं है, ये योगी बाबा अर्थ प्रबंधन बाबा है। और उसका कारण क्या मैंने बताया, आज आपके वहां बाराबंकी कह के जा रहा हूं, कुछ समय बाद आप मुझे याद करोगे। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे श्रेष्ठ प्रदेश क्यों बनेगा? क्योंकि हमने जो धार्मिक पर्यटन है, हमारे यहाँ से नैनीताल चला गया, अल्मोड़ा चला गया, बद्रीनाथ केदारनाथ जी चले गए, तो हमारी पर्यटन की इनकम कम हो गई थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में काशी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना,
मथुरा का वो बन रहा है, और यहाँ पर विंध्याचल धाम का कॉरिडोर बना, अयोध्या का श्री रामलला का निर्माण हुआ, और नैमिषारण्य का उद्धार हो रहा है, चित्रकूट धाम का उद्धार हो रहा है। अब कोई आ रहा है, अगर आप देखो आज भी टेलीविजन खोलोगे तो जो प्रयागराज में दर्शन कर रहा है वो जाएगा वाराणसी नहाने, वाराणसी से वो विंध्याचल जाएगा, विंध्याचल से वो अयोध्या आएगा, अयोध्या से वो कहेगा कि चित्रकूट जाना है। यानी वो उत्तर प्रदेश में इतने करोड़ों लोग आज भी कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोग वाराणसी में, 15 करोड़ लोग अयोध्या में। ये जो आएगा रहेगा, खाएगा, व्यापारी जो छोटे व्यापारियों को लाभ होगा, हमारा परिवहन को लाभ होगा, हमारी ट्रेन को लाभ होगा, हमारे जहाज को लाभ होगा, हमारे होटल को लाभ होगा, हमारे कर्मकांड करने वालों को लाभ होगा, हमारे माली सैनी बंधु को लाभ होगा, हमारे तमाम प्रकार के लोग जो रिक्शे वाले, तांगे वाले, टैक्सी वाले, सबको लाभ होने वाला। तो ये धार्मिक पर्यटन भी है, आस्था भी है, और एक तरीके का ये अर्थ प्रबंधन भी है। मैं समझता हूं कि ये बजट ने पूरे भारत की एक आर्थिक लकीर खींची है, और ये आर्थिक लकीर जो है निश्चित रूप में दिशा दर्शन की है। आप बाराबंकी के लोग तो सौभाग्यशाली हो कि यहीं से हम जाते हैं तो रामलला का दर्शन, यानी लक्ष्मण जी के वहां से जब राम जी के वहां पहुंचते हैं तो बीच में बाराबंकी से होके ही जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका सीधा जो लखनऊ डेवलप होगा और अयोध्या डेवलप होगा, तो इसका सबसे ज्यादा लाभ कहीं मिलने वाला तो बाराबंकी को मिलने। धार्मिक पर्यटन से उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आय बढ़ने जा रही है, नंबर 1। दूसरा, जो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में योगी जी के प्रयत्नों से जो हमारा ये बना है, एक मोनो रेल चली है, वो रीजनल ट्रेन चली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो मेट्रो चली है, और जो सबसे बड़ा एशिया का हवाई अड्डा बन रहा है जेवर का हवाई अड्डा। जेवर का हवाई अड्डा तो उत्तर प्रदेश की 1/3 की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला है भविष्य में। यानी उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक संपन्न प्रदेशों में से एक बनने वाला है, और शायद यही एक कारण है कि आज जो विपक्ष के लोग कुंभ को गाली दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 11 डुबकी भी लगाते हैं और उनको सफाई में कहीं कोई वो नहीं मिल रहा है। मैं इनको कहना चाहता हूं सबसे कि आप सब कुछ करो, आप बीजेपी को आलोचित करो, सबको करो, लेकिन कुंभ को मत करो। आपने वहां के सफाई कर्मचारियों के पैर के छाले देखे हैं क्या? वहां के कर्मचारियों की आंखों में बसी हुई नींद देखी है क्या? वहां के जो पुलिसकर्मी हैं, रात भर जाग के अपनी महीनों से जो आपकी सेवा कर रहे हैं, उनके दर्द को जाना है क्या आपने? अधिकारी लोग 2-2, 3-3 महीनों से घर नहीं गए, उनको देखा है क्या आपने? 43 लोग, 50 लोग घर पे आ जाए, आप घर को नहीं संभाल सकते। और वहां क्या है कि वहां 50 करोड़ से ऊपर लोग पहुंच चुके हैं। आप दुख की तलाश कर रहे हैं। जैसे गिद्ध जो है नीचे मरे हुए पशु के लोथड़ों को देखता है, यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो गिद्ध दृष्टि से बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहे थे, जिससे कुंभ को बदनाम कर सके, यूपी सरकार को बदनाम कर सके। बड़े बड़े आयोजन लोगों ने किए थे, नहीं कर पाए थे। ये दुनिया का आज तक के इतिहास का ना भूतो ना भविष्यति सबसे बड़ा ये कुंभ है, और लोगों का जमावड़ा में ये सनातन की शक्ति पूरी दुनिया देखकर आश्चर्यचकित है। वो कह रही है कि 50 करोड़ लोग आए हों जो एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हों, एक दूसरे को गाली गलौज नहीं कर रहे हों, एक दूसरे की जात नहीं पूछ रहे हों, सीधे से आकर बम बम भोले करते हुए हर हर गंगा करते हुए चले जा रहे हों। यही भारत की संस्कृति है। एक व्यक्ति को बुलाया नहीं गया है, बगैर बुलाया है, बगैर बुलाए रह रहे। 10 लाख से ऊपर कल्पवासी। सरकार ने कितनी बड़ी व्यवस्था की होगी। आप एक कागज छोड़ो, आपको 5 मिनट के अंदर वो कागज गायब मिलेगा कुंभ के अंदर। इतनी बड़ी सफाई की व्यवस्था। नदी में आप नहा के निकलो तो जो आपके कड़े कड़े बाल हैं वो आपके मुलायम मुलायम बाल आपके दिखाई पड़े, लगेगा शैम्पू लगा के आए, इतनी साफ गंगा। डुबकी लगाने गए थे उत्तर प्रदेश में। मैं तो कहता हूं तब एक विज्ञापन निकला था, उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, एक आदरणीय समाजवादी पार्टी के, एक आदरणीय कांग्रेस के, उनके बारे में विज्ञापन निकलता था। उत्तर प्रदेश के 2 लड़के कुंभ मेले में खोया पाया का वो लगा था, उसमें कई हजार लोग खो गए, मिल गए। लेकिन एक दिल्ली में राजनीतिक महाकुंभ था चुनाव में, उसमें 2 लड़के खो गए।
और वो मिले नहीं आपस में। एक लड़के ने दूसरे लड़के के दोस्त को कहा ये शराब घोटाले का आरोपी है पूर्व मुख्यमंत्री को, और दूसरे लड़के ने कहा उनको तुरंत कि ये जो है ये घोटाले जो उस वाला नेशनल हेराल्ड के घोटाले की मुजरिम है। ये लड़ेंगे भिड़ेंगे अलग होंगे। ये गठबंधन नहीं गठबंधन था जो हार के साथ में समाप्त हो चुका है। अब मैं यही कहूँगा कि ये बजट है, ये उत्तर प्रदेश को देश को का एक पूरा कायाकल्प करने वाला है। स्कूलों में अटल 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स लगेंगे। मातृभाषाओं 13 भारतीय भाषाओं में परीक्षाएं होंगी। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम सिस्टम, खिलौने का मखाने का, कितने नए नए प्रोजेक्ट्स उसमें हैं। और इसका सार यही है कि ये छोटे उद्यमियों की रीढ़ बनके ये लघु उद्योगों को बढ़ावा देने वाला, महिलाओं को रोजगार देने वाला ये बजट है। इसलिए हम सबको पूरे देश में अलग अलग लोग गए थे, और चूँकि मुझे कल ही मैं लौटा हूँ तो हुआ तो मेरी पसंद थी कि मैं बाराबंकी आऊँ। तो आज मेरा सौभाग्य था, क्योंकि राम और लक्ष्मण जी के बीच का ये हृदय स्थली है, तो इसलिए मैं हृदय स्थली में आया हूँ। भारत की आत्मा राम है और लक्ष्मण भारत का कर्म की व्याख्या है। इसलिए बाराबंकी भी महादेवन के लिए जाना जाता है, यहाँ के उर्स के लिए जाना जाता है। ये नहीं है, हम लोग तो सबका साथ सबका विकास है। मैं तो महादेवा भी जाता हूँ तो उर्स में भी जाता हूँ, तो मुझे निश्चित नहीं है। लेकिन ये बजट है, ये तुष्टिकरण का नहीं, ये संतुष्टिकरण का है। हम लोग दिखावा के लिए नहीं पहुँचते कि टोपी लगा ली और दिखावा करने लगे। हम सबको बराबर चाहते हैं। शायद इसीलिए वक्फ कानून जो है वो लोगों की प्रगति के लिए है, किसी की उपेक्षा के लिए नहीं है। और आयकर बिल हमारा आने वाला है और हम लोग उसको प्रस्तुत करेंगे। आयकर का सरलीकरण हो और अगले सत्र में इसकी दोनों वक्फ का और आयकर का दोनों का होगा। धन्यवाद। बीते दिन मुख्यमंत्री जी ने आपकी सड़क पे जाने के लिए 1,000 की जरूरत है, और आपके 10,000 अगर आएंगे तो थोड़ा सा तो कष्ट होगा। लेकिन आप उनकी प्रशंसा करिए जो लोग रातों दिन जाके, हमारे अधिकारी ने तो वहाँ पे मटर मंगा के रख दी, कैसे कैसे प्रयोग में। ये कल्पना जो कुंभ जाता है उसको कल्पना ये होती है कि कैसे इतना बड़ा आयोजन कर लिया। लोग अमेरिका के लोग शोध कर रहे हैं कुंभ पे, जर्मनी के जापान के लोग आके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रखी हुई मटर थी वही डाल दिया, कहा सब लोग जो है मटर को छीलेंगे तो ये साधु संतों को पहुंचेगा। अब जितने भीड़ में लोग सड़क को जाम लगा रहे सब मटर छीलने में लगे और जाम खुल गया। यानी हम जाम में लाठीचार्ज भी नहीं करें, हम किसी से मारपीट भी नहीं करें और उनसे हम हटा भी लें। तो इस प्रकार का पुलिस को ट्रेंड किया गया था कि आप जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे। इतनी बड़े उसमें आप समझो, ईश्वर अच्छा रखे कि मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसके कारण क्या है वो भी आपके सामने आ जाएंगे कुछ दिन बाद। एसटीएफ उसकी जांच कर रही है, लेकिन निर्विघ्न संपन्न समझिए 80% हमारा कुंभ का आयोजन 90% समझ चुका है। तो मैं नहीं बोला, बीच में नहीं बोला। अब बोलो क्या बोलो। जैसे जाम में लोग फंस गए हैं, उसके बाद जो है लोग वहाँ स्थानीय लोगों ने भंडारा शुरू किया। उसमें ऐसी तस्वीरें आई जिसमें पुलिसकर्मी उसमें गर्दा डाल रहे हैं, धूल डाल रहे हैं। तो अब ऐसा क्यों आप बात करते, जो आपकी प्रश्न आप पूछ भी नहीं पाए, इसका जवाब मैं दे चुका। इतनी बड़ी सेवा करेगा थोड़ी बहुत छोट हो जाएगी। आपके घर में आए 100 लोग और आपके पास चाय में दूध नहीं है, तो दूध में अगर थोड़ा पानी मिला के चाय पिला दिया तो आपको अगर पाप कर दिया। पाप नहीं, आपने तो सबके लिए पूर्ण कर दिया। राशन में डाल दिया गया, ये कहना है। वीडियो वायरल है। जिसने ऐसा किया वो सस्पेंड भी हो चुके हैं ना। ये तो 20 दिन पुरानी आप बात बता रहे हो। आप अच्छी चीज नहीं देख पा रहे हो। आप मैं गिद्ध दृष्टि से नहीं देखो। ये इतना बड़ा कुंभ है, सस्पेंड कर दिया। इसको आप गरुड़ की दृष्टि से देखो। गरुड़ की दृष्टि होती है पवित्र मंदिर के गुंबज पे, और गिद्ध की दृष्टि होती है नीचे मरे हुए पशु के लोथड़े पे। तो क्या कुंभ को कुछ लोग हैं जो गरुड़ की दृष्टि से देख रहे हैं, आ रहे हैं, नहा रहे हैं और जय जयकार करके जा रहे हैं, साहब ऐसा अच्छा हमने नहीं देखा। कुछ लोग गिद्ध दृष्टि से देखते हैं कि वो कहीं खामी देख लें कि कहीं एक को टुकड़ा मिल जाए तो आज करते हैं हम ऐसी तैसी।
तो उन लोगों से पूछो तुम 50 आदमी का कार्यक्रम करके दिखाओ और वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए तो बताओ। ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि सनातन की शक्ति को पहचानना चाहिए। सनातन की वो शक्ति है जो समरसता पैदा करती है, सौहार्द पैदा करती है। 16 तारीख को राहुल गांधी प्रियंका गांधी जा रही हैं कुंभ में, क्या स्वागत है। ईश्वर उनको पुण्य दे, ईश्वर उनको सद्भाव दे और ईश्वर उनको ऐसे ही, मैं राहुल जी को तो मैं ये कह सकता हूँ कि नहाने जा रहे हैं, उनको गृहस्थी दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।